हेलो बच्चों, हम त्रैमासिक परीक्षा के लिए 10th क्लास का चैप्टर 2 के विकल्प देखेंगे। सबसे पहले यदि द्विघात बहुपद ax वर्ग धन bx धन c के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूले हैं कुछ। हमारा जो ax वर्ग धन bx धन c ये होता है बहुपद। इसको जब हम 0 के बराबर लिख लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, एक समीकरण। एक क्वेश्चन ये आता है कि px यदि बहुपद है तो px बराबर 0 क्या होगा, तो px बराबर 0 क्या होगा, समीकरण। अब इसमें जो इनके गुणांक होते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है a, x का गुणांक होता है b और x की घात 0 का गुणांक होता है c। तो हमको दो शून्य जब हमको प्राप्त होते हैं, इनको सॉल्व करने पे एक अल्फा प्राप्त होगा, एक बीटा। तो अल्फा धन बीटा बराबर से होगा माइनस बी बटे और अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा सी बटे ए। तो अब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, सी बटे ए। यदि द्विघात बहुपद एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा धन बीटा का मान, तो अल्फा धन बीटा का मान होगा माइनस बी अपॉन ए। फिर रेखीय बहुपद एक्स प्लस बी का शून्यक, किसी का भी यदि शून्यक निकालना हो तो उस बहुपद को हमको 0 के बराबर लिखना पड़ता है। तो ये जो बहुपद ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो जो ये b है ये किधर चला जाएगा, इधर, तो प्लस भी जाएगा उधर तो माइनस भी हो जाएगा। x इक्वल माइनस बी, ए इसके नीचे आ जाएगा तो माइनस बी अपॉन ए, तो इसका शून्यक हो जाएगा माइनस बी बटे ए। अगला है x वर्ग ऋण 3 के शून्यक होंगे, x वर्ग ऋण 3 के शून्यक होंगे। इसके लिए हमको एक चीज ध्यान रखना है, यदि हमें x वर्ग ऋण 3 दिया है और इसके शून्यक निकालना है तो इसको हम काय के बराबर रखेंगे, 0 के। जब x वर्ग यही रहेगा और माइनस 3 दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3। जब इसका वर्ग हटेगा तो यहाँ पे ये करनी के अंदर चला जाएगा 3 और यहाँ लग जाएगा प्लस माइनस, यहाँ का क्या हट जाएगा, स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर करनी लगती है और करनी लगेगी तो यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस होल स्क्वायर। प्लस माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि प्लस करनी 3 का वर्ग भी 3 आता है, माइनस करनी 3 का वर्ग भी 3 आता है। अब हमारे x के दो मान मिलेंगे, x इक्वल हमें दो मान क्या मिलेंगे, ये वर्ग से वर्ग कटेगा तो x बराबर मिलेगा प्लस माइनस करनी 3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस करनी 3। अब इसमें एक चीज ये ध्यान रखना, यदि हमें यहाँ पे पूर्ण वर्ग मिल जाए किसी का, मान लो आता है कि x वर्ग ऋण 49 के मूल निकालिए तो आंसर क्या आ जाएगा, धन ऋण 7। x वर्ग ऋण 25 आ गया मान लो तो धन ऋण 5। जब इसका वर्गमूल नहीं प्राप्त होंगे तो आएगा प्लस माइनस करनी, जैसे 7 का कोई वर्गमूल नहीं होता तो क्या आएगा, प्लस माइनस 7। तो अभी ये जो 3 है इसके वर्गमूल नहीं प्राप्त हो रहे इसलिए प्लस माइनस करनी 3, ये वाला आंसर आएगा। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ में है कि x वर्ग ऋण 7x धन 7 के शून्यक होंगे। अब एक चीज ये ध्यान रखिए, जब भी x वर्ग धन bx धन c यदि बहुपद पूरा धनात्मक है तो जो उसके दो मूल प्राप्त होंगे वो दोनों क्या होंगे, ऋणात्मक। तो यहाँ पे जो ये चार ऑप्शन है उसमें ये दोनों धनात्मक है तो ये नहीं होगा, ये एक ऋण का एक धन का ये भी नहीं होगा, ये एक धन का एक ऋण का ये भी नहीं होगा, दोनों ऋणात्मक इसके मूल है। जो हमारा बहुपद दिया हुआ है वो पूरा धनात्मक इसलिए उसके दोनों शून्य क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। या तो पूरा सॉल्व कीजिए और आंसर लगाइए या ये वाली ट्रिक से भी कर सकते हैं ना। अगला देखिए 6 है x धन 1 और x वर्ग ऋण x पूरा बहुपद दिया है कि घात होगी, क्या घात होगी, जो सबसे बड़ी घात होती है वही घात होती है 4। लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना है कि जब x का इसमें गुणा होगा तो हम इसमें जब गुणा करेंगे तो x की घात 4 में जब x का गुणा होगा तो x की घात क्या हो जाएगी, 5। अधिकतम घात क्या हो जाएगी, 5, इसलिए आंसर क्या आएगा, डी। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक
ऋण 3 तथा 4 हो तो द्विघात बहुपद होगा। ऋण 3 और 4 ये दो शून्य दिए, अल्फा है ये बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, -3 का 4 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 12। और एक हमारे पास एक सूत्र है, कौन सा, एक्स वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा एक्स धन अल्फा इंटू बीटा। जो हमारे पीछे जो रहते हैं वो मूलों के क्या रहता है, गुणनफल। तो यहाँ पे ऋण 12, ये जो यहाँ पे ऋण 12 आ रहा है, तो हमारा ये जो इनका दोनों का गुणा है ये भी क्या आ रहा है, ऋण 12। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ धन 12 आ रहा, यहाँ तो 12 आ ही नहीं रहा। तो ये वाला हमारा जो ऋण 3 और 4 के लिए जो द्विघात बहुपद है वो फर्स्ट वाला रहेगा। ये हमने किससे कंपेयर किया, इससे। यदि पूछते कि शून्यकों का योगफल क्या आएगा, तो योगफल क्या रहेगा, -1, है ना। अगला देखिए, पर -1 नहीं है, माइनस से माइनस चला जाएगा, +1। किसी बहुपद के कोई शून्यक उस बहुपद के किसी बहुपद के कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित प्रतिच्छेदन बिंदुओं के कुल बिंदुओं के बराबर होते हैं। किसके प्रतिच्छेदन बिंदु रहते हैं, जो अक्ष रहते हैं। एक अक्ष पे यदि दो जगह प्रतिच्छेद कर रहा है तो कितने शून्यक रहेंगे, 2, है ना। तो आंसर क्या आएगा, एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष से हमने शून्यक गिने थे 2.1 में, जो ऐसे ग्राफ बने हुए में हमने शून्यक किससे गिने थे, ये 1 2 3, ये कितने प्रतिच्छेदन है, 3 है। तो हम कौन सा अक्ष देखते हैं, एक्स अक्ष, इसलिए आंसर क्या आएगा, एक्स अक्ष पर। 6x वर्ग, ये इसकी घात क्या होगी, जो अधिकतम घात है वो घात होगी, तो अधिकतम घात क्या है, 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। बहुपद x वर्ग धन 10x धन 24 में शून्यकों का गुणनफल। अभी मैंने एक पैटर्न बताया था कि x वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, जो हमारे शून्यकों के गुणनफल है वो कहाँ होते हैं, पीछे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 24। इसके बाद शून्यकों का योग, योग मतलब कहाँ रहेगा, बीच में। तो ये इसका कंपेयर हम कैसे कर देंगे, ऋण अल्फा धन बीटा, ऋण से ऋण चला जाएगा, तो अल्फा धन बीटा काय के बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं को डायरेक्ट पहचानने के सबसे पहले तो बहुपद क्या होता है, जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होती है। चर की घात पूर्ण संख्या मतलब x की घात 0, x की घात 1, x की घात 2, डैश 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 x की घात n। यदि हमारे जो भी बहुपद है उसमें यदि x की घात ये है तो बहुपद है, और यदि x की घात मान लो 1/2 है, x की घात 3/2 है, 1/x है, करनी के अंदर x है, तो बहुपद नहीं है। अब इसमें ऐसा कुछ पैटर्न दिख रहा है, ये है बहुपद, ये भी बहुपद है, ये करनी के अंदर है जरूर लेकिन x नहीं है, क्या है, ये संख्या है। कौन सी संख्या है, 3। तो 3 हो सकता है, चर नहीं होने को ना करने के अंदर। यहाँ पे 1/x, अभी मैंने बताया कि 1/x, 1/y, 1/z यदि चर बटे में है, करनी के अंदर है, तो बहुपद नहीं होगा। तो सी वाला आंसर बहुपद नहीं है। अगला देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में क्या आएगा, रेखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक है। शून्यक निकालने के लिए ax प्लस b को काय के बराबर रख देंगे, 0 के। ax प्लस b बराबर 0, तो ये b उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -b, और फिर x के साथ का a इसके कहाँ चला जाएगा, बटे में, -b/a। आंसर क्या आ जाएगा, ऋण b/a। दो बहुपदों का गुणनफल एक खलिस्तान होता है। दो बहुपद यदि जुड़ते हैं तो भी बहुपद आएगा, बहुपद है ना, जुड़ते हैं तब भी बहुपद आएगा, घटेंगे जब भी बहुपद आएगा, गुणा होगा तब भी बहुपद आएगा। तो दो बहुपदों का गुणनफल एक क्या होगा, बहुपद। बहुपद x वर्ग धन 4x धन 8 के शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मैंने कहाँ बताया था, ये जो बीच में रहेगा x का गुणांक वो क्या रहता है, शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा, और इसका कंपेयर ऋण अल्फा धन बीटा से करना है। मतलब आंसर क्या आ जाएगा, ऋण 4, है ना, ऋण 4।
ये बीच में 4 है और इसका कंपेयर ऋण अल्फा धन बीटा से करेंगे तो ऋण 4 बहुपद x वर्ग धन 4x धन शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल मैंने कहाँ बताया था, कहाँ रहेगा, ये वाला पीछे रहेगा। इसका कंपेयर अल्फा इंटू बीटा, तो आंसर क्या आ जाएगा, गुणनफल क्या आ जाएगा 8। यदि k ऋण 1 x वर्ग धन kx धन 1 शून्यक ऋण 3 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। यदि शून्यक हमको दिया है तो हम यहाँ पे रख के मान निकाल सकते हैं। यहाँ यदि आप ऋण 3 वर्ग रखोगे, जैसे k ऋण 1 x वर्ग की जगह पे 3 वर्ग रखा, मतलब क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग क्या होता है 9, फिर धन k x की जगह पे क्या है ऋण 3, ऋण 3 का जब k में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा ऋण 3k धन 1। ये 9 का गुणा k में करोगे तो 9 का गुणा 1 में करोगे तो -9 -3k प्लस 1, 9k और 9k में से -3k गया, कितना बचेगा 6k, और ये -9 में से 1 गया तो क्या बचेगा -8 इक्वल 0, तो आ जाएगा 6k इक्वल 8, तो k इक्वल हो जाएगा 8/6, कैंसिल होगा तो 4/3, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3। अगला घात 1 वाले बहुपद, घात 1 वाला बहुपद, एक घात वाला बहुपद रेखिक कहलाएगा, 2 घात वाला बहुपद द्विघात कहलाएगा, और त्रिघात वाला बहुपद 3 घात वाला त्रिघात कहलाएगा। तो घात 1 वाले बहुपद को कौन सा बोलेंगे, बहुपद रेखिक बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या, शून्यक की रेखिक में 1 शून्यक होगा, द्विघात में 2 शून्यक होंगे, त्रिघात में 3 शून्यक होगा, और n घात वाले में n शून्यक होंगे। तो आंसर क्या आएगा, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी 2। अगला है बहुपद y की घात 3 ऋण 2y ऋण करनी 3y धन 2 की घात है। घात क्या रहती है, अधिकतम, क्या आएगा आंसर 3। यदि अल्फा और बीटा बहुपद के शून्यक हो तो अल्फा धन बीटा मैंने बताया था जो बीच में रहेगा वो अल्फा धन बीटा का उससे कंपेयर कर दो ये, लेकिन होना क्या, आगे x की घात 2 होने को होना, और यहाँ पे है 2, तो हम यहाँ पे पहले इसको x की घात 2 बनाएंगे। कैसे बनेगा, पूरे में 2 से क्या दे दो भाग, यहाँ 2 से भाग देंगे, यहाँ पे भी 2 से भाग देंगे, यहाँ भी 2 से भाग, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x की घात 2। अब अल्फा धन बीटा से इसका क्या कर दो कंपेयर, माइनस अल्फा धन बीटा से, तो आंसर क्या आ जाएगा ऋण 5/2, ऋण 5/2। अगला देखिए सत्य असत्य में क्या है, सबसे पहले है कि बीजी व्यंजक x की घात 2 ऋण करनी 2x धन 7 बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है के लिए मैंने डायरेक्ट बताया था कि जब भी करनी के अंदर मान लो कोई सा चर आया तो बहुपद नहीं होगा, यदि बट्टे में चर आया तब भी बहुपद नहीं होगा। यदि चर की घात पूर्ण संख्या के अलावा मान लो कोई सी ऐसी रही परिमेय संख्या रही तो भी बहुपद नहीं होगा। ये कंडीशन है बहुपद नहीं के लिए है। चर की जगह पे कुछ भी आ सकता है, XYZ, यहाँ पे x है, यहाँ पे x, तो अभी क्या आ रहा है, करनी के अंदर x आ रहा है, इसलिए बहुपद नहीं है, तो ये आंसर ये क्या हो जाएगा सत्य। शून्य बहुपद की घात शून्य है। जो बहुपद होता है उसमें चर की घात क्या रहती है, पूर्ण संख्या। चर की घात पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2 या फिर n। अब वो बोल रहा है कि शून्य बहुपद की घात शून्य है। जो शून्य बहुपद है हमारा, उसमें जो बहुपद है उसकी घात शून्य होती है क्या, नहीं, 1 भी तो हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, n भी हो सकती है, तो आंसर क्या आएगा, शून्य नहीं है, मतलब गलत। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है, तो ये वाला क्या रहेगा सही, क्योंकि शून्य भी हो सकती है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, मतलब अपरिभाषित है। शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, ये गलत है, और शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, ये सही है ना। क्यों है, ये रीजन देख लिया हमने। अगला देखिए, ये क्या आएगा, सही आएगा, है ना। n घात वाले बहुपद के अधिकतम शून्यक n होते हैं। अभी मैंने बताया 1 के 1 होगा, द्विघात का 2 होंगे, त्रिघात के 3 होंगे, और n घात वाले के n शून्यक होंगे। ये क्या हो जाएगा, सत्य, है ना।
अगला देखिए, द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्यक हो सकते हैं। अभी हमने देखा द्विघात के दो शून्यक हो सकते हैं, सत्य। अल्फा और बीटा एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी के शून्यक अल्फा धन बीटा ऋण बी बटे ए होता है, ये भी सत्य। त्रिघात बहुपद के अधिकतम दो घात दो होती है, दो नहीं होती है, घात कितनी होती है? 3, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत। अगला, सही जोड़ी मिलाई है। इसमें जो इजी हो पहले वो मिला लो। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है? ऋण बी बटे ए माइनस बी बटे ए, पहले का आंसर ये रहेगा। दूसरा, बहुपद एक्स वर्ग धन 6x धन 9 के गुणनखंड, इसको बाद में देखना। त्रिघात बहुपद क्या है? त्रिघात की बहुपद ये है, थर्ड का आंसर ये रहेगा। रेखिक बहुपद क्या है? रेखिक बहुपद का आंसर ये रहेगा, फोर्थ वाला, जिसमें घात 1 है। द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? सी बटे ए। लास्ट ये बचा, तो सेकंड वाले का आंसर ये है। लेकिन आजकल वो ऐसा करते हैं, इधर 5 दे देते हैं और इधर 7 दे देते हैं, तो उसमें एक नहीं बचेगा, फिर हमको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो जैसे ये है, ये एक्स वर्ग धन 6x धन 9, इसको तोड़ लो, एक्स वर्ग धन 3x धन 3x धन 9, ये दोनों में से x कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा? x धन 3। ये दोनों में से 3 कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा? x धन 3। तो दो ब्रैकेट बन जाएंगे, जो सेम है वो एक बार लिख दो, और एक इनसे ये जो बनता है ये ब्रैकेट, आंसर हो जाएगा ये वाला, सेकंड का है ना। सॉल्व करके भी देख लिया हमने। अब अगला है एक वाक्य में उत्तर। रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? अभी मैंने बताया, ये तो रट लो। रेखिक बहुपद की घात कितनी होगी? 1 होगी। द्विघात बहुपद की घात 2 होगी। त्रिघात बहुपद की घात 3 होगी। इसी बहुपद px के लिए px के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कौन डिसाइड करेगा? एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। अब एक वाक्य है तो इनको हम ऐसे नंबर में ना लिख के ऐसा लिख के आ जाएंगे। ये हो गए हमारे 25 नंबर के विकल्प सेकेंड चैप्टर के। अब हम देखेंगे थर्ड चैप्टर। अब हम देखेंगे थर्ड चैप्टर, उसमें है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। निम्न में से दो चरों के रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण मतलब अधिकतम घात कितनी होना चाहिए? रेखिक में 1, तो ये है, इसमें घात 1 है ना। रेखिक समीकरण कौन सा हो जाएगा? ये वाला। इसमें अधिकतम घात 1 है, इसमें 2 है, ये नहीं है, इसमें भी 2 है, ये नहीं है, इसमें अधिकतम घात 2 है, ये नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? डी। दो चर वाला तो एक्स वाई है, एक चर वाला बोलता है तो एक्स रहता है ना। अगला है ये a1 बटे a2 b1 बटे b2 रेखिक समीकरण युग्म का कौन सा हल होगा? तो कौन सा हल होगा? आदित्य। इसके लिए हमको एक सारणी समझनी पड़ेगी। कैसे समझेंगे उसको? इसके लिए एक सारणी समझ लीजिए। जैसे हमारे जो समीकरण रहेंगे a1x b1x b1 a1x प्लस a1x a1 b1 c1 ऐसा, सॉरी, a1 प्लस b1 प्लस c1 इक्वल 0, a2 प्लस b2 प्लस c2 इक्वल 0, ऐसे हमको समीकरण दिए रहेंगे। यहाँ x रहेगा, यहाँ y, यहाँ पे x है, यहाँ पे y। तो यहाँ पे क्या करना है हमको? इनको लिख लेना, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, फिर a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तीसरे में a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, तो c1 बटे c2। देखो जब दोनों शुरू, जैसे 3 कोई व्यक्ति है 1 2 3, 2 आपस में इक्वल है, फिर जब 2 इक्वल है तो थर्ड या तो इक्वल रहेगा या फिर नॉट इक्वल रहेगा। तो ऐसी ये 3 कंडीशन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब इससे हम एक यहाँ पे नॉट इक्वल है ना, यहाँ पे एक चीज ये बनाएंगे कि ये दोनों इक्वल नहीं है, नहीं है, ये है
दो इक्वल है तो थर्ड इक्वल है, दो इक्वल है तो थर्ड इक्वल नहीं है। इसमें हम ये एक बना लो कि ये सिंबल से ये ध्यान रखो, यहाँ पे प्रतिच्छेद वाला है ना, फिर एक ये इक्वल है, इससे यहाँ पे ध्यान रखो ये दो समांतर है, फिर ये दो एक जैसे हैं। एक जैसे का मतलब होता है जैसे हमारे हाथ होते हैं, एक दूसरे पर संपाती हो जाते हैं, तो ऐसे यदि दो बराबर हैं तो एक दूसरे पर संपाती हो गए हैं, इसका मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे आ गए हैं। संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को पूरा ढक लेना है ना। इसको याद करने के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं। यहाँ पे जो रेखाएं हैं दोनों, ये एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद, एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद। ये एक दूसरे की क्या होगी, समांतर, और ये लास्ट में क्या होगी, संपाती। अब जैसे दो व्यक्तियों की लड़ाई है आपस में, तो वो एक बार मिले तो कितना हल निकलेगा, एक हल। दो व्यक्तियों की लड़ाई है, वो यदि आपस में मिलेंगे ही नहीं कभी कभी, मतलब समस्या का समाधान ही नहीं निकालेंगे, तो कोई हल नहीं। इसका क्या निकलेगा, कोई हल नहीं। दो व्यक्तियों की लड़ाई है, वो रोज मिल रहे हैं, रोज समाधान निकाल रहे हैं, तो उनका कोई हल नहीं निकलेगा। तो कोई हल निकलेंगे या फिर अनेक हल निकलेगा। क्या आ जाएगा इसका, अनेक हल, मतलब रोज मिलना और रोज समाधान निकालना, मतलब अनेक हल। इससे अब एक नई से हमको असत्य वाली एक फीलिंग आती है, तो संगत और असंगत हल भी होते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, असंगत। ये नहीं से हम ये ध्यान रख सकते हैं, नहीं से हमको एक वाली असत्य वाली फीलिंग आती है ना, तो इसको हम क्या कर लेंगे, असंगत। एक हल निकल रहा मतलब संगत, और इसका अनेक हल निकल रहा मतलब ये भी संगत। हमने तीन चीजें देखी, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, तो c1 बटे c2 बराबर नहीं है। ये दो बराबर है तो तीसरा भी बराबर है। ये क्रॉस से आप ये क्रॉस बना सकते हो, ये क्रॉस से हम ध्यान रख सकते हैं आपस में दो रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद। और एक बार दो व्यक्ति लड़ लिए हैं और आपस में एक बार मिल रहे हैं तो एक हल निकल रहा है, हल निकल रहा है मतलब संगत। फिर ये वाले इक्वल से हम सिंगल इक्वल से ध्यान रख सकते हैं कि आपस में दो रेखाएं क्या है, समांतर। समांतर है मतलब, समांतर है इसका मतलब ये दो व्यक्ति हैं आपस में सीधे सीधे जा रहे हैं, ये कभी भी मिलेंगे नहीं क्योंकि आपस में क्या है, समांतर, और मिलेंगे नहीं तो कोई हल नहीं निकलेगा। कोई हल नहीं का क्या मतलब है, असंगत। एक दूसरे के ऊपर ये दो एक जैसे सिंबल है, इक्वल इक्वल, इससे ध्यान रख लीजिए। संपाती मतलब ये एक दूसरे को ढक ले रहे हैं, तो आपस में एक दूसरे के क्या है, संपाती। संपाती मतलब दो व्यक्ति आपस में, दो व्यक्ति बहस कर चुके हैं और जब रोज रोज मिल रहे तो उसके कितने हल निकलेंगे, अनेक हल, मतलब संगत। ये हमको ये टेबल याद होना चाहिए, तभी हमसे इसके विकल्प खालिस्तान ये बन पाएंगे। यदि नहीं याद है तो हम गड़बड़ करके आ जाएंगे, है ना। तो और एक हल को हम क्या बोलते हैं, अद्वितीय भी बोलते हैं, अद्वितीय, है ना। अब ये टेबल आप ध्यान रख लीजिएगा, वापस से पीडीएफ पे आ जाते हैं जो हम सॉल्व कर रहे थे। ये अभी मैंने बताई थी जो कंडीशन, उसमें फर्स्ट वाली कंडीशन यही वाली थी, है ना। फर्स्ट वाली कंडीशन क्या थी, ये, इससे क्रॉस की फीलिंग आ रही। क्रॉस मतलब एक हल, एक हल मतलब अद्वितीय हल। एक का नाम मैंने क्या दिया था, अद्वितीय, है ना। अगला दो इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है, तो ये एक इक्वल से हमको क्या पता चल रहा है, ये वाला सिंबल। ये सिंबल मतलब एक दूसरे की रेखाएं क्या है, समांतर है। समांतर है मतलब ये दो आपस में कभी मिल ही नहीं रहे, मतलब कोई हल, ये आंसर क्या आएगा, कोई हल नहीं। अब तीसरा, हमको तो इसके जो सिंबल है ना, इससे ध्यान रखो आप, इससे जल्दी हो जाएगा। तीसरा है ये इक्वल इक्वल। इक्वल इक्वल मतलब एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक ले रहे हैं, मतलब रेखाएं क्या है, एक दूसरे की संपाती है। संपाती मतलब रोज मिल रहे हैं और रोज हल निकाल रहे हैं, तो कितने क्या आ जाएगा, अनंत अनेक हल। अगला है अद्वितीय हल होने के लिए शर्त। अद्वितीय हल कब निकलेगा, जब एक ही हल निकलता है, तो अद्वितीय। तो मैंने ये क्रॉस के सिंबल से बताया था, तो ये आंसर ये रहेगा, है ना। अगला है कोई हल नहीं होने की शर्त। कोई हल नहीं होने की शर्त क्या थी, कोई हल के लिए हमने क्या सिंबल देखा था, ये वाला।
एक दूसरे के समांतर है और कभी मिल ही नहीं रहा है तो कोई हल नहीं निकलेगा। तो कोई हल नहीं होने की शर्त क्या थी, ये वाली, है ना। ये सिंबल से मैंने बोला था, ये ध्यान रख लेना, ये वाले सिंबल से ये एक दूसरे के समांतर है। फिर अगला है अनंत अनेक हल। अनंत अनेक हल मतलब एक दूसरे की रेखाएं क्या है, संपाती है। संपाती मतलब दो इक्वल आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये अनंत अनेक हल है ना। अगला देखिए, समीकरण 2x धन 3y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 और y का मान निकालिए, हमको x की जगह पे क्या रख देना, 1। ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, और यहाँ हो जाएगा 3y बराबर 5। तो ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3y बराबर से 5 ऋण 2, 5 में से 2 गया, कितना बचेगा, 3y बराबर से 3। तो y बराबर से आ जाएगा 3/3, तो आंसर आ जाएगा 1। तो y का मान क्या आ जाएगा, 1, है ना। वह समीकरण जो x धन by धन c के रूप में रखा जा सकता है, और ए बी सी कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या, कुछ भी आ सकती है, 1 2 3 करनी, 3 करनी, 4 1/2, कुछ भी है ना। संख्या ए और बी दोनों शून्य नहीं है, तो दो चर x और y में एक खालिस्तान समीकरण कहलाता है। ये कौन सा समीकरण कहलाता है, x और y में एक रेखिक समीकरण। अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो कौन सा समीकरण है ये, रेखिक समीकरण। 2x धन y बराबर k में यदि x की जगह पे 2 है, यहाँ पे x की जगह पे क्या रख दिया हमने, 2, और y के प्लेस पे क्या रखा है, 1, तो 2 दूनी 4 धन 1, तो k का मान कितना आ जाएगा, 5। आंसर क्या हो जाएगा, 5। अगला सत्य असत्य। दो चरों में एक रेखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। दो चर वाले जो रेखिक समीकरण होते हैं, उनके रेखिक समीकरण दो चर वाला कैसा रहता है, ऐसा। दो चर वाला रेखिक समीकरण है ना, इनके अनेक हल होंगे। क्यों होंगे, ऐसा होगा, इनके अनेक हल होंगे। जैसे जैसे x का मान चेंज करोगे y का मान अलग आते जाएगा। तो दो चर वाले रेखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं सत्य। रेखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु है। रेखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको, इसको देखना पड़ेगा, है ना। समीकरण निकाय 2x ऋण 3y बराबर से 7, 4x ऋण 6y बराबर 14 द्वारा रेखाएं प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी के लिए हमने क्या कंडीशन देखी थी, ये वाला सिंबल मैंने बताया था। यहाँ पे रहेगा a1 a2, यहाँ पे रहेगा b1 b2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये है, इसको 2 के बट्टे में 4 लिख दो और ऋण 3 के बट्टे में ऋण 6 लिख दो। ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2, दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब ये प्रतिच्छेदी नहीं है। तो आंसर ये क्या हो जाएगा, गलत। अगला देखिए, सही जोड़ी। सही जोड़ी का अद्वितीय हल। अद्वितीय हल के लिए हमने कौन सी कंडीशन देखी थी, ऐसा वाला सिंबल यदि आ जाएगा 2 के बीच में, तो वो कौन सा हल होगा, अद्वितीय। तो ये काय का आंसर रहेगा, पहले का। दूसरा है दो चरों के रेखिक समीकरण का व्यापक रूप। व्यापक रूप ये है, सेकेंड। व्यापक रूप भी लिखने को आते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या रहेगा, x वर्ग धन bx धन c बराबर 0। दो चर वाले रेखिक समीकरण, रेखिक ध्यान रखना, मतलब दोनों की घात क्या है, 1। इसका व्यापक रूप ये है। अगला है a1/2 b1/, ये कौन सी कंडीशन है, समांतर की। एक बार इक्वल है ना, ये दोनों कंडीशन का है कि समांतर की। समांतर है तो कौन सा हल है, कोई हल नहीं है। ये थर्ड का आंसर आ जाएगा। ये दो, जैसे मैंने बताया ना, दो व्यक्ति लड़ लिए आपस में, कभी मिल ही नहीं रहे, तो कोई हल नहीं होगा। अगला है ये दोनों इक्वल है, मतलब एक दूसरे पे क्या है, ये संपाती है। संपाती मतलब क्या है, अनेक हल निकलेंगे। वो शायद ऑप्शन नीचे है, इसको पहले करो। x बराबर 0, यहाँ 0 रखोगे तो ये क्या बचेगा, 2y बराबर 2y धन 3 बराबर 0। ये 3 इधर जाएगा तो 2y बराबर ऋण 3, तो y को आ जाएगा ऋण 3/2। तो ये आंसर पांचवे का क्या हो जाएगा, ऋण 3/2। ये जो हमने ये वाला लिखा है संपाती वाला, इसमें क्या आएंगे,
रोज मिल रहे, रोज हल निकाल रहे, मतलब क्या आ जाएगा, अनेक हल। तो अनेक हल वाला आंसर नीचे होगा शायद, ये है संपाती, संपाती या अनेक हल, ये फोर्थ का। ये जो संपाती है इसको यहाँ पे होना था तो टाइपिंग में नीचे चला गया, तो ये फोर्थ है ना। अगला देखिए, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। दो चरों के रैखिक समीकरण का मानक रूप, अब भी हमने देखा क्या आएगा, दो चरों के रैखिक समीकरण का मानक रूप एक्स धन बी वाई धन सी बराबर 0। मानक और सामान्य एक ही नाम है ना, यदि मानक रूप बोलेंगे तब भी यही लिखेंगे, सामान्य रूप बोलेंगे तब भी यही लिखें। रैखिक समीकरण y बराबर से mx धन 3 में यदि x बराबर ऋण 2 y बराबर 5 हो तो m का मान क्या होगा। m का मान कैसे निकालोगे, x की जगह पे यहाँ ऋण 2 रखो, है ना, यहाँ पे x की जगह पे क्या रखोगे, ये x की जगह पे रखाएगा ऋण 2 और y की प्लेस पे क्या रखना है 5, तो ये ऋण 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 2m धन 3, और इधर क्या है 5, ये ऋण 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 5 ऋण 3 बराबर ऋण 2m। ये 5 में से 3 गया, कितना बचेगा 2 बराबर ऋण 2m। ये 2 नीचे चला जाएगा तो m इक्वल आ जाएगा 2 बटे ऋण 2, आंसर आ जाएगा m इक्वल -1। इसका आंसर क्या आएगा, m इक्वल, करिए इसका m इक्वल -1। अगला है, यदि 2 संतरों और 5 सेबों का मूल्य 70 रुपए है तो इस स्थिति का क्या बनाना है, रैखिक समीकरण। तो संतरों को क्या मान लो x और सेबों को क्या मान लो y। ये 2 लिखा है तो यहाँ 2 लगा लो, यहाँ 5 लिखा है तो 5 लगा लो, और कुल मूल्य पूछा है तो प्लस लगा लो बराबर 70। तो जो हमारा समीकरण है उसको कैसे लिखोगे, 2, इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, 2x धन 5y बराबर 70। यहाँ भी मैंने लिखा हुआ है लेकिन व्यवस्थित नहीं है इसलिए यहाँ पे लिख दिया। ये हमारे तीसरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव, सही विकल्प और खालिस्तान हो गए। अभी हम 4th चैप्टर का वीडियो नेक्स्ट देखेंगे। ये आपको त्रैमासिक में हेल्पफुल रहेगा, आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।